Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 24th November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's start our session. Our first topic is Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies. तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी को लेके. Recently, virtual fourth global conference on criminal finances and cryptocurrency is organized by working group on cryptocurrencies and money laundering. अभी हाल ही में जो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा. Working Group on Cryptocurrencies and Money Laundering is established by Interpol, Europol and the Basel Institute on Governance in 2016. जो वर्किंग ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरपोल, यूरोपोल और बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस के द्वारा 2016 में. द कॉन्फ्रेंस एम टू शेप इंटरनेशनल क्रॉस सेक्टर सॉल्यूशन अगेंस्ट द क्रिमिनल यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी. ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद है कि वो शेप करे इंटरनेशनल क्रॉस सेक्टर सॉल्यूशन जो क्रिमिनल यूज हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज का उसके लिए. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लॉ enforcement and the judiciary, financial intelligence unit, international organization and the private sector have met virtually. जो रिप्रेजेंटेटिव थे लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियरी के, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के और प्राइवेट सेक्टर के, वो सब मिले वर्चुअली. The conference underlined the need to expand capability on ways to probe virtual asset and regulate virtual asset service providers to prevent money laundering. जो कॉन्फ्रेंस था वो अंडरलाइन किया कि जो जरूरत है एक्सपेंड करने का कैपेबिलिटीज को ताकि प्रोब जो है वर्चुअल एसेट का रेगुलेट करना वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना पॉसिबल हो पाए. The conference agenda include trend and investigation on cryptocurrency related option, exploring criminal flows and operation in the dark market, ransomware and extortion case studies, money laundering involving virtual asset and the transfer of drug proceeds using cryptocurrency. जो कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो इंक्लूड करता है जो ट्रेंड और इन्वेस्टिगेशन है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ऑफेंस को लेके, एक्सप्लोर करेगा जो क्रिमिनल फ्लो है, जो ऑपरेशन है डार्क मार्केट का, रैंसमवेयर हो गया, सेक्सटोर्शन केस स्टडीज हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग जो कि इन्वॉल्व करता है वर्चुअल एसेट और ट्रांसफर ऑफ ड्रग प्रोसेस यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज. ये आप देख सकते हैं जो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिप्टो करेंसी हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टडी ऑन रेडिकलाइजेशन. तो एक स्टडी रेडिकलाइजेशन के ऊपर. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रूव अ रिसर्च स्टडी ऑन द स्टेटस ऑफ रेडिकलाइजेशन इन इंडिया. जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उन्होंने पहली बार अप्रूव किया है कि एक रिसर्च स्टडी जो स्टेटस है रेडिकलाइजेशन के ऊपर इंडिया पे किया जाए. द स्टडी वुड अटेम्प्ट टू लीगली डिफाइन रेडिकलाइजेशन एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द यूएपीए. जो ये स्टडी होगा उसका अटेम्प्ट होगा कि वो लीगली डिफाइन करे रेडिकलाइजेशन को और सजेस्ट करे अमेंडमेंट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट पे. द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND, द पुलिस थिंक टैंक ऑफ द MHA, हैज इनवाइटेड रिसर्च प्रपोजल फ्रॉम एकेडमिशियन एंड लीगल एक्सपर्ट इन द ईयर 2018. जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है पुलिस का थिंक टैंक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, उन्होंने इनवाइट किया था रिसर्च प्रपोजल एकेडमिशियन और लीगल एक्सपर्ट से 2018 में ही. इट रिसीव्ड 25 प्रपोजल एंड 2 टॉपिक. Status of radicalization in India, an explanatory study of prevention and remedies, and functioning and impact of open prison on rehabilitation of prisoner were shortlisted by the MHA recently. उसमें तो 75 प्रपोजल रिसीव किया गया था इनके द्वारा. उसमें से 2 टॉपिक, पहला जो है आपका स्टेटस ऑफ रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ प्रिवेंशन एंड रेमेडीज, और दूसरा फंक्शनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ ओपन प्रिजन ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर. इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया MHA के द्वारा. GH Bajpai, Director of the Center of Criminology and Victimology, National Law University, Delhi, will conduct the research on radicalization. जो GH Bajpai है डायरेक्टर सेंट्रल फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, उन्होंने कंडक्ट किया रिसर्च रेडिकलाइजेशन पे. द स्टडी विल बी रिलीजन न्यूट्रल एंड विल गो बाय फैक्ट एंड द रिपोर्ट केसेस. जो स्टडी होगा वो रिलीजन न्यूट्रल होगा और वो जो है फैक्ट पे बेस्ड होगा रिपोर्टेड केसेस के अनुसार. रेडिकलाइजेशन इज येट टू बी डिफाइंड लीगली, दिस लीड टू मिसयूज बाय द पुलिस. रेडिकलाइजेशन है जो उसको अभी भी डिफाइन करना बाकी है लीगली. इस कारण क्या होता है इसका मिसयूज किया जाता है पुलिस के द्वारा. इट शुड बी डिफाइंड एंड नेसेसरी अमेंडमेंट मेड टू द यूएपीए. इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है और नेसेसरी अमेंडमेंट करने की जरूरत है यूएपीए एक्ट में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड ऑन पार्टी सिंबल. किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि किस पार्टी का कौन सा सिंबल होगा. In a major setback for the Kerala Congress MP P.J. Joseph faction, which is part of the UDF in the state, the Kerala High Court had dismissed the petitioner challenging the Election Commission order, declaring the group led by George K. Mani as the official Kerala Congress and granting it the official election symbol of the 2 leaves.
जो मेजर सेटबैक मिला है केरला कांग्रेस पीजे जोसेफ फ्रैक्शन को, जो कि पार्ट थे यूडीएफ के स्टेट के। केरला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उनके पिटीशन को, जो कि चैलेंज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, कि वो जो डिक्लेयर किए थे कि जो ग्रुप है वो लेट किया जा रहा है जोसेफ के मनी, जो कि ऑफिशियल केरला कांग्रेस के थे, और इनको ग्रांट किया जाए इलेक्टेड सिंबल 2 लीव्स का। तो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था, उसको लेकर इन्होंने पिटीशन फाइल किया था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है केरला के हाई कोर्ट के द्वारा। The court said it cannot, in the exercise of the jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India, interfere with the finding of the Commission. कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके अनुसार जो कोर्ट है अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज इंटरफेयर नहीं कर सकता जो फाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन का उसके ऊपर। हाउ आर द सिंबल अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टी, किस तरीके से सिंबल अलॉट किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। एज पर द गाइडलाइंस टू गेट अ सिंबल अलॉटेड, जो गाइडलाइंस है कि किसी को जो सिंबल अलॉट किया जाए, अ पार्टी कैंडिडेट हैज टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ 3 सिंबल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन फ्री सिंबल लिस्ट एट द टाइम ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन पेपर। जो पार्टी व कैंडिडेट होते हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ता है लिस्ट ऑफ 3 सिंबल, जो इलेक्शन कमीशन का फ्री सिंबल लिस्ट होता है उसमें से, जब वो फाइल करते हैं नॉमिनेशन पेपर को। अमंग देम 1 सिंबल इज अलॉटेड टू द पार्टी कैंडिडेट ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस, और उसमें से एक सिंबल अलॉट किया जाता है पार्टी कैंडिडेट को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के अनुसार। When a recognized political party split, the election commission take the decision on assigning the symbol. और जब कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट कर जाता है तो जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है असाइनिंग द सिंबल को। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, क्या पावर है इलेक्शन कमीशन का। द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 empowered the election commission to recognize political party and ऑल ऑफ सिंबल। जो इलेक्शन सिंबल रिप्रेजेंटेटिव एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का, वो इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो रिकॉग्नाइज करे पॉलिटिकल पार्टी को और अलॉट करे सिंबल को। अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द ऑर्डर इट कैन डिसाइड डिस्प्यूट अमंग राइवल ग्रुप्स और सेक्शन ऑफ ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी टेकिंग क्लेम टू हिज नेम एंड सिंबल। तो जो पैराग्राफ 15 है ऑर्डर का, उसके अनुसार जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है जो डिस्प्यूट होता है राइवल ग्रुप और सेक्शन के बीच में रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के, और स्टेक करता है जो क्लेम है उसके नेम और सिंबल को लेके। द इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इश्यू ऑन ए डिस्प्यूट ऑफ ए मर्जर। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इज वैलिडिटी इन सदीक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1971। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ओनली अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए जो इश्यू होता है डिस्प्यूट को लेके, मर्जर को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने अपफेल्ड किया था इस वैलिडिटी को सदीक अली और अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो केस था 1971 में, उसमें। एज पर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017, पार्टी सिंबल आर आइदर। जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 था, उसके अनुसार पार्टी सिंबल जो है वो चाहे तो रिजर्व होगा व फ्री होगा। तो रिजर्व में क्या है, 8 नेशनल पार्टी एंड 64 पार्टी अक्रॉस द कंट्री हैव रिजर्व सिंबल। 8 नेशनल पार्टी और 64 स्टेट पार्टी है अक्रॉस कंट्री पे जिसके पास रिजर्व सिंबल है। और फ्री में क्या है, तो इलेक्शन कमीशन also has a pool of nearly 200 free symbols that are allotted to the thousands of unrecognized regional party that pop up before election. इलेक्शन कमीशन के पास पूल ऑफ नियरली 200 फ्री सिंबल्स है जो कि अलॉट किया जाता है थाउजेंड ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टी को इलेक्शन के पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेशन वाइड लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जो गवर्नमेंट वो तैयारी कर रहा है कि वो नेशन वाइड लॉन्च करे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। द मिशन ऑफ द न्यू डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी टू द सिटीजन। जो मिशन है न्यू डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम का, उसका मकसद है कि वो प्रोवाइड करे अफोर्डेबल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी सिटीजन को। इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे द पीएम लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और अपने एड्रेस में नेशन को इंडिपेंडेंस डे के दौरान पीएम ने लॉन्च किया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। द स्कीम वाज रोल आउट थ्रू ए पायलट लॉन्च इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ये जो स्कीम इसको रोल आउट किया गया था एक पायलट बेसिस में। यूनियन टेरिटरी जो था चंडीगढ़ का, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में। फीचर्स ऑफ द मिशन, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इसके फीचर्स के बारे में हम जान ले। It is a digital health ecosystem under which every Indian citizen will now have unique health IDs, digitized health record with identifier for doctor and health facility. ये एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम होगा जिसके अंतर्गत क्या होगा, हर एक इंडियन सिटीजन का एक यूनिक हेल्थ आईडी होगा जो कि डिजिटाइज हेल्थ रिकॉर्ड रखेगा, आइडेंटिफायर फॉर डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। द स्कीम विल कम अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो स्कीम है वो आएगा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना था उसके अंतर्गत। इट कंप्राइज 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स, हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री,
पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन। ये जो है कंप्राइज करता है 6 बिल्डिंग ब्लॉक जो है हेल्थ के, उनको क्या क्या है वो, तो हेल्थ आईडी हो गया, डिजी डॉक्टर हो गया, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज बीन गिवन द मैंडेट टू डिजाइन, बिल्ड, रोल आउट एंड इम्प्लीमेंट द मिशन इन द कंट्री। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसको दिया गया मैंडेट कि वो डिजाइन करे, बिल्ड करे, रोल आउट करे और इम्प्लीमेंट करे जो मिशन है उसको इस कंट्री पे। द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मिशन इज दैट द हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री शेल बी ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक है इस मिशन का क्या है कि जो हेल्थ आईडी है, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है उसको ओन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। Private stakeholder will have an equal opportunity to integrate and create their own product for the market. The core activity and verification, however, remain with the government. और जो प्राइवेट स्टेक होल्डर है उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा कि वो इंटीग्रेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है खुद के प्रोडक्ट को मार्केट के लिए, लेकिन जो कोर एक्टिविटी और वेरिफिकेशन होगा वो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास ही। Under the mission, every Indian will get a health ID card that will store all medical details of the person, including prescription, treatment, diagnostic report and discharge summary. इस मिशन के अंतर्गत हर एक इंडियन जो है उसको एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि स्टोर करेगा सारे ही मेडिकल डिटेल्स को उस पर्सन का, जिसमें कि प्रिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और डिस्चार्ज समरी के बारे में मेंशन होगा। द सिटीजन विल बी एबल टू गिव देयर डॉक्टर एंड हेल्थ प्रोवाइडर वन टाइम एक्सेस टू देयर डाटा ड्यूरिंग विजिट टू द हॉस्पिटल फॉर कंसल्टेशन। और जो सिटीजन है वो दे सकता है डॉक्टर को और हेल्थ प्रोवाइडर को वन टाइम एक्सेस इस डाटा का जब वो विजिट करेंगे हॉस्पिटल पे कंसल्टेशन के लिए। द मिशन एम टू लिबरेट सिटीजन फ्रॉम द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग द राइट डॉक्टर, सीकिंग अपॉइंटमेंट, पेमेंट ऑफ कंसल्टेशन फी, मेकिंग सेवरल राउंड ऑफ हॉस्पिटल फॉर प्रिस्क्रिप्शन शीट अमंग सेवरल अदर्स, एंड विल एम्पावर पीपल टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन टू अवेल द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर। ये जो मिशन है इसका मकसद है कि वो लिबरेट करे, सिटीजन को फ्री करे जो चैलेंज है कि जो खोज पाना राइट डॉक्टर को काफी आसान नहीं है, जो अपॉइंटमेंट लेना, पेमेंट ऑफ कंसल्टेशन फी, जो सेवरल राउंड ऑफ हॉस्पिटल आदमी को जाना पड़ता था प्रिस्क्रिप्शन शीट को लेने के लिए, और जो अदर प्रॉब्लम्स थे इन सब को क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा और इंपावर करेगा पीपल को कोई एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसके हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चपारे वायरस। चपारे वायरस के बारे में हम जान ले। साइंटिस्ट हैव नाउ डिस्कवर अनदर डेडली वायरस नोन एज चपारे वायरस इन बोलिविया। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक और डेडली वायरस को, का नाम है चपारे वायरस। कहां से? बोलिविया से। The Chapare hemorrhagic fever is caused by the same arenal virus family that is responsible for illness such as Ebola virus disease. जो चपारे हेमोफ्रेजिक फीवर है वो सेम अरीना वायरस फैमिली के द्वारा ही हो रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल था इलनेस के लिए, इबोला वायरस के आउटब्रेक के लिए। द वायरस इज नेम चपारे आफ्टर द प्रोविंस इन बोलिविया इन विच इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। ये जो वायरस है इसका नाम चपारे इसलिए पड़ा क्योंकि ये जिस प्रोविंस में बोलिविया का हुआ था जहां पे उसको ऑब्जर्व किया गया था उसका नाम चपारे था। सिम्टम्स क्या है चपारे वायरस का? इट काउज ए हेमोरेजिक फीवर मच लाइक इबोला एलोंग विथ एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग गम, स्किन रैश एंड पेन बिहाइंड द आइज। वायरल हेमोरेजिक फीवर आर सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ इलनेस दैट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन एंड डैमेज द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ये जो है हेमोरेजिक फीवर बहुत ही सिमिलर है इबोला के जैसे, जिसमें एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, ब्लीडिंग गम्स होता है, स्किन रैशेस आ जाते हैं, पेन होता है बिहाइंड द आइज। और जो वायरल हेमोरेजिक फीवर होता है वो काफी सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है जो कि अफेक्ट करता है मल्टीपल ऑर्गन को और डैमेज करता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को। ये फैलता कैसे है जो चपारे वायरस है आपका? Arenal virus like Chapare virus are generally carried by rat and can be transmitted through direct contact with the infected rodent at urine and dropping or through contact with an infected person। जो एरिनल वायरस जैसे कि चपारे वायरस है वो जनरली जो है कैरी किया जाता है रेट के द्वारा और ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसमें जब हम इन्फेक्टेड रोडेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं चाहे उसके यूरिन के व ड्रॉपिंग के, और वह किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आएंगे तो उसको भी हो जाएगा चपारे वायरस। हाउ इज चपारे हेमोरेजिक फीवर ट्रीटेड? किस तरीके से जो चपारे हेमोरेजिक फीवर उसको ट्रीट किया जा सकता है? सिंस देयर आर नो स्पेसिफिक ड्रग टू ट्रीट द डिजीज, पेशेंट जनरली रिसीव सपोर्टिव केयर सच एज इंट्रावेनस फ्लूइड। इसका कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं है अभी फिलहाल कि जो इस डिजीज को ट्रीट करे, इसलिए पेशेंट को जनरली क्या होता है सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि इंट्रावेनस फ्लूइड। इट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ शॉक थ्रू फ्लूइड रेसिस्कुलेशन, सेडेशन, पेन रिलीफ एंड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या है तो आपको मेंटेन किया जाता है आपका हाइड्रेशन लेवल को, मैनेज किया जाता है शॉक को थ्रू फ्लूइड रिसिस्टेशन के द्वारा, सेडेशन, पेन रिलीफ व ट्रांसफ्यूज किया जाता है। व्हाट ऑल द थ्रेट पोज बाय चपारे वायरस? क्या खतरा है चपारे वायरस के कारण?
Scientists have pointed out that Chapaire virus is much more difficult to catch than the coronavirus, as it is not transmissible by the respiratory route. Instead, Chapaire spread only through direct contact with body fluids. साइंटिस्ट का कहना है कि जो चपारे वायरस है वो काफी डिफिकल्ट है कैच कर पाना, जैसे कि कोरोना वायरस को कैच किया जा सकता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रूप से फैल रहा था। इनसे चपारे वायरस जब वो स्प्रेड करता है सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बॉडी फ्लूइड का, दैट्स वाई काफी मुश्किल है इसको ट्रेस कर पाना चपारे वायरस को। द पीपल हु आर पार्टिकुलरली एट सिक ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इलनेस आर हेल्थ केयर वर्कर एंड फैमिली मेंबर हु कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल। और जो पीपल जो कि पार्टिकुलरली रिस्क में है कॉन्ट्रैक्ट करने के इलनेस को, वो हेल्थ केयर वर्कर है और फैमिली मेंबर्स है जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे इन्फेक्टेड पीपल के। द डिजीज इज ऑल्सो नोन टू बी मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन मोर ट्रॉपिकल रीजन, particularly in certain part of South America where the small unpygmy rice rat is commonly found। और ये जो डिजीज है सबसे ज्यादा कॉमनली ट्रांसमिटेड है मोर ट्रॉपिकल रीजन पे, पार्टिकुलरली जो कुछ पार्ट है साउथ अमेरिका के जहाँ पे स्मॉल अर्थ पिग्मी राइस जो है काफी कॉमनली मिल जाते हैं, तो वहां पे काफी जल्दी ये फैल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिनबर्ग मेडल। तो एडिनबर्ग मेडल के बारे में हम जानेंगे। द एडिनबर्ग मेडल इज एन अवार्ड गिवन ईच ईयर टू वुमेन एंड मेन हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। जो एडिनबर्ग मेडल है वो अवार्ड जो है वो हर एक साल दिया जाता है वुमेन एंड मेन को जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड पे और समझा है वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी को। एडिनबर्ग मेडल इज इंस्टीट्यूटेड बाय द सिटी ऑफ एडिनबर्ग काउंसिल। जो एडिनबर्ग मेडल है उसको इंस्टीट्यूट किया गया है सिटी ऑफ एडिनबर्ग काउंसिल के द्वारा। सुनीता नारायण, डायरेक्टर जनरल ऑफ थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, हैज वॉन दिस ईयर एडिनबर्ग मेडल 2020। जो सुनीता नारायण है डायरेक्टर जनरल थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, उनको इस साल का एडिनबर्ग मेडल 2020 का मिला है। द मेडल इज बीइंग अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ द रोल नारायण हैज प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी ऑन क्लाइमेट इमरजेंसी इन इंडिया एज वेल एज इन द ग्लोबल एरिना। ये जो मेडल है वो दिया गया है सुनीता नारायण को उनके रिकॉग्निशन के लिए जो उन्होंने अपना रोल निभाया है, जो कंटिन्यू किया, फॉर्मुलेट किया पॉलिसी को क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर इंडिया के ऊपर और साथ साथ ग्लोबल एरिना पे। The recognition also underscored strong leadership by her, especially in championing climate justice for the poor and disenfranchised। ये जो रिकॉग्निशन है वो अंडरस्कोर करा जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप था इनके द्वारा, स्पेशली जो उन्होंने चैंपियनिंग किया था क्लाइमेट जस्टिस को लेकर पुअर के लिए और डिसइनफ्रेंचाइज के लिए। नारायण हैज ऑल्सो बीन नेम्ड द नेशनल क्लाइमेट लीडर फ्रॉम इंडिया फॉर 2019 इन द फर्स्ट नेशनल क्लाइमेट लीडर अवार्ड पब्लिश इन द ग्लोबल स्पॉटलाइट रिपोर्ट #22 बाय क्लाइमेट स्कोर कार्ड। जो नारायण है उनका नाम था नेशनल क्लाइमेट लीडर फ्रॉम इंडिया फॉर 2019 में भी, जो पहला नेशनल क्लाइमेट लीडर अवार्ड जो कि पब्लिश किया गया था ग्लोबल स्पॉटलाइट रिपोर्ट #22 बाय क्लाइमेट स्कोर कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। द आईपीयू इज द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट। जो आईपीयू है वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट का। बिगेन इन 1889 एज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियन डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग पीस थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। ये बिगेन किया था 1889 में एक स्मॉल ग्रुप के रूप में पार्लियामेंटेरियन का, और ये डेडिकेटेड था प्रमोट करने के लिए पीस को थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का कंपोजिशन क्या है? इट हैज 179 मेंबर पार्लियामेंट, 13 एसोसिएट मेंबर एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वॉल्व इन आवर वर्क। इसमें 179 मेंबर पार्लियामेंट है, 13 एसोसिएट मेंबर है और जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इन्वॉल्व है अपने वर्क में। स्लोगन इज फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो स्लोगन है क्या है? फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। और जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है वो क्या करता है? तो प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यू को, वर्किंग विद पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियन को, ताकि वो आर्टिकुलेट करे और रेस्पॉन्ड करे जो जरूरत है और एस्पिरेशन है पीपल का। फाइनेंस प्राइमरली बाय मेंबर आउट ऑफ पब्लिक फंड। ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसको फाइनेंस किया जाता है मेनली जो मेंबर है उनके पब्लिक फंड के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आया क्यों? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा फॉर अ 3-year टर्म। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया के गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको इलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर के पोस्ट पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा का 3-year टर्म के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन फॉर द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्सटाइल, TPIE, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ओवर 1.3 lakh Tibetan living in exile and settle across India and other part of the globe shall be electing their next parliament in exile called Central Tibetan Administration and is held in May in 2021। जो 1.3 लाख तिब्बतन है उससे ज्यादा जो कि अभी एक्साइल में सेटल किया अलग अलग पार्ट में इंडिया और अदर पार्ट में ग्लोब के, वो लोग इलेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्लियामेंट को एक्साइल का, जिसको कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, और जो
कि हेड करेंगे मई 2021 से। द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल हैज इट हेडक्वार्टर इन धर्मशाला इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है उसका हेडक्वार्टर धर्मशाला पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तिब्बतन अब्रॉड, जो तिब्बतन अब्रॉड में है, तो ओवर 1 लाख तिब्बतन आर सेटल across India while the remaining are settled in United States, Australia, Brazil, Canada, कोस्टरिका, फ्रांस, मैक्सिको, मंगोलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड एंड वेरियस अदर कंट्री। जो 1 लाख तिब्बतन है वो सेटल किया है अक्रॉस इंडिया पे, जबकि जो रिमेनिंग है वो सेटल किया अलग अलग पार्ट में ग्लोब के, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, कोस्टरिका हो गया, फ्रांस हो गया, मैक्सिको हो गया, मंगोलिया, जर्मनी, यूके, स्विट्जरलैंड एंड वेरियस अदर कंट्रीज। कंपोजिशन ऑफ तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। अब हम कंपोजिशन जान ले जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है उसका। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हेड द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। जो स्पीकर व डिप्टी स्पीकर होते हैं वो हेड करते हैं तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल को। द 16 तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल हैड 45 मेंबर। जो 16 तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है उसके 45 मेंबर है। 10 रिप्रेजेंटेटिव्स है ईच ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोविंस ऑफ तिब्बतन, यूसेंग, ढोटे एंड धोर्मी के। 2 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म एंड द प्री बुद्धिज्म बॉर्न रिलीजन। 2 होंगे हर एक जो 4 स्कूल है तिब्बतन बुद्धिज्म के और प्री बुद्धिज्म बॉर्न रिलीजन के। 2 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ द तिब्बतन कम्युनिटी इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। 2 होंगे ईच जो तिब्बतन कम्युनिटी के नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव है वो। 1 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, और 1 होंगे ऑस्ट्रेलिया और एशिया से। उसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है इंडिया, नेपाल एंड भूटान, यानी इंडिया, नेपाल और भूटान से नहीं होंगे। The Central Tibetan Administrative exists and function on the basis of Constitution of Tibetan Government called the Charter of Tibetan in Exile। और जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन करेगा जो बेसिस है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, तिब्बतन गवर्नमेंट का, जिसको कि चार्टर ऑफ तिब्बतन इन एग्जाइल कहते हैं। इन 1991 द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्टिंग कमिटी इंस्टीट्यूटेड बाय द दलाई लामा प्रिपेयर द चार्टर फॉर तिब्बतन इन एग्जाइल। और 1991 में जो कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्टिंग कमिटी था जिसको कि इंस्टीट्यूट किया गया था दलाई लामा के द्वारा, उन्होंने प्रिपेयर किया था चार्टर फॉर तिब्बतन इन एग्जाइल। द दलाई लामा अप्रूव्ड इट ऑन जून 28, 1991। और दलाई लामा ने इसको अप्रूव किया था जून 28, 1991 में। हु कैन वोट, कौन वोट कर सकते हैं इसमें? ओनली तिब्बतन लिविंग आउटसाइड दिस सब कॉन्टिनेंट विल इलेक्ट देयर एमपी बेस्ड ऑन देयर करेंट जोग्राफिकल लोकेशन। बिसाइड एमपी वोटर विल मेक देयर चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल। तो जो सिर्फ तिब्बतन जो कि आउटसाइड है सब कॉन्टिनेंट के वो इलेक्ट करेंगे अपने एमपी को अपने करेंट जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार, और साथ साथ एमपी के साथ वोटर जो है वो चूज करेंगे जो प्रेसिडेंट है उनको भी। इलेक्शन प्रोसीड्यूर, इलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या है? द वोटिंग विल बी हेल्ड इन 2 राउंड। जो वोटिंग है वो 2 राउंड पे होगा। इन द प्रिलिमिनरी राउंड देयर विल बी नो ऑफिशियल कैंडिडेट, दैट इज अ वोटर कैन चूज एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस which is expecting to be one of the several candidates who has started campaigning among their electorate। प्रिलिमिनरी राउंड में क्या होगा? कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा, जो वोटर है वो चूज कर सकता है किसी भी पर्सन को अपने चॉइस का, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वन ऑफ द सेवरल कैंडिडेट होगा जिसने स्टार्ट किया है कैंपेन को among the electorate में। Unless a person secures 60% of the vote, the 2 top contender of the first round will become the official candidate for the second round to be held in April 11। और जो जब तक कि कोई पर्सन सिक्योर ना कर ले 60% वोट का, जो 2 टॉप कंटेंडर होंगे फर्स्ट राउंड के वो बन जाएंगे ऑफिशियल कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए, जो कि होल्ड होगा अप्रैल 11 पे। अब कासक, द कासक कैबिनेट इज सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस एंड कंप्राइज 7 मेंबर। जो कासक कैबिनेट है वो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस है जो कि कंप्राइज करता है 7 मेंबर को। इट इज हेडेड बाय द सिक्योंग पॉलिटिकल लीडर हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एक्साइल तिब्बतन पॉपुलेशन। ये जो है हेड किया जाता है सिक्योंग के द्वारा, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है, जिसको कि डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एक्साइल तिब्बतन पॉपुलेशन के द्वारा। Sikyong subsequently nominate his 7 Kalons minister and seek the parliament approval। जो सिक्योंग है वो subsequently nominate करते हैं 7 कालोंग मिनिस्टर को और पार्लियामेंट अप्रूवल लेते हैं। जो कासांग का टर्म है वो 5 years होता है। इज टीपीआई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय एनी कंट्री? क्या जो ये टीपीआई है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया किसी भी कंट्री के द्वारा? नॉट एग्जैक्टली, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑफिशियली बाय एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, इसको नहीं रिकॉग्नाइज किया गया ऑफिशियली किसी भी कंट्री के द्वारा। इंडिया ने भी अभी ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। But a number of countries including the USA, European nation deal directly with the Sikyong and other Tibetan leader through various forum। लेकिन बहुत सारे कंट्री है जिसमें यूएस, यूरोपियन नेशन भी है जो कि डायरेक्टली डील करता है सिक्योंग और अदर तिब्बतन लीडर से वेरियस फोरम पे। जो टीपीआई है वो क्लेम करते हैं अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैरेक्टर को, जो कि मदद करता है मैनेज करने में तिब्बतन अफेयर को और रेज करता है तिब्बतन के इश्यू को अक्रॉस द वर्ल्ड। द इनकम्बेंट सिक्योंग लोब्सेंग एंड सेंगे वाज अमंग द गेस्ट हु अटेंडेड द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई 2014 प्रोबेबली फर्स्ट।
जो इनकम्बेंट सिक्योंग लोपसेंग सेंगी जो थे वो गेस्ट में थे, जिन्होंने अटेंड किया था जो ओथ टेकिंग सेरेमनी था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मई 2014 में। प्रोबेबली ये फर्स्ट बार था। अब आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में हम जान ले कि क्या क्या हम लोगों ने जाना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक था हमारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, एम क्या है इसका, और फिर फैक्ट रिगार्डिंग इट। देन हम लोगों ने किया स्टडी ऑन रेडिकलाइजेशन। तो किसने अप्रूव किया इस स्टडी को, ये स्टडी का अटेम्प्ट क्या है, क्या किस लिए किया गया है, हु कंडक्टेड द रिसर्च और इसके रिलेटेड टर्म्स। देन हम लोगों ने किया हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड ऑन पार्टी सिंबल, कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है पार्टी सिंबल को। इसमें हम लोगों ने जाना कि न्यूज में क्यों आया, फिर जो सिंबल है वो किस तरीके से अलॉट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, फिर पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन जाना, फिर पार्टी सिंबल के बारे में जाना। देन हम लोगों ने किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसमें हम लोगों ने देखा न्यूज में क्यों आया, एम क्या है, ये जो स्कीम है कहाँ पे लॉन्च किया गया और फीचर्स क्या है मिशन का। देन हम लोगों ने किया चपारे वायरस। तो ये जो वायरस है कहाँ पे डिस्कवर किया गया, इसका नाम क्यों पड़ा है, फिर क्या क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है, स्प्रेड कैसे कर रहा है और किस तरीके से ये जो है ब्रेक कर सकता है थ्रेट जो इसके द्वारा पोस्ट किया जा रहा है। देन हम लोगों ने किया एडिनबर्ग मेडल। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि ये जो अवार्ड है किसको दिया गया और क्यों, उसके बाद ये किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है, 2020 का एडिनबर्ग अवार्ड क्यों किसको मिला और फैक्ट इसके रिकॉर्डिंग। देन हम लोगों ने किया इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसमें हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका कंपोजिशन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे और न्यूज में क्यों आया। एंड देन हम लोगों ने किया इलेक्शन फॉर द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, फिर तिब्बतन अब्रॉड के बारे में जाना, फिर जो कंपोजिशन था तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल का, कौन वोट कर सकता है, फिर इलेक्शन प्रोसीड्यूर को देखा, फिर कासोक के बारे में जाना, फिर रिकॉग्नाइजेशन जो है क्या किसी कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं ये देखा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.